बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर-ओ-आफियत होंगे। ऑडिट समझ आ रहा है? कल का लेक्चर बच्चों के चेहरे के ऊपर एक मायूसी का लेक्चर था और मैं जो है ना बाद में भी रियलाइज़ करता रहा हूँ कि शायद हमने जो एग्जांपल्स डिस्कस की हैं वो उससे आप लोग किसी हद तक फेमिलियर नहीं थे। इंटरेस्टिंग बेशक था, लेकिन आप लोगों के लिए ना एक नाइटमेयर की फॉर्म में आ रहा था कि शायद पता नहीं कितना कोई कम्प्लेक्स काम शुरू हो गया। हालांकि मैं जानना बताऊँ आपको, अभी मैंने आपको कम्प्लेक्सिटी सेक्शंस की करवाई ही नहीं है। इसके अंदर और कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिसको एग्जामिनर मुख्तलिफ तरीक़ों से टेस्ट कर सकता है, वो तो अभी मैंने आपको बताई नहीं। अभी तो मैं बड़ा जो एक बेसिक लेवल के ऊपर जो आपके चेहरों से देख कर मुझे समझ आ रही थी, मैंने वो एग्जाम्पल्स आपको दी थी। तो इसलिए आप परेशान नहीं होना बेटा, क्योंकि हमारी जो डिस्कशन है अगर वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नहीं होगी तो पेपर में बैठे हुए यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन गुड कंडीशन। आपके लिए यहाँ पे हम जो बातें कर रहे हैं ये एक एग्जाम सिनेरियोज हैं। मैंने आपको क्या बात की थी कि जो आप यहाँ डिस्कशन करेंगे वही पेपर में टेस्ट होगा, ऐसे ही कहा था और इंशाल्लाह से ही होगा, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं वो आप एक एक एस्पेक्ट जो मैक्सिमम पॉसिबल उस सिनेरियो में से आ सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी डायरेक्शन हमने उस तरीके से बनानी है कि हम अपने गोल और ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से क्या कर लें, अचीव कर लें। कंपनीज एक्ट में मैं आज देख लूंगा कि आपका ये सिलेबस में कवर्ड है या नहीं है। कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं है, सेक्शन ही नहीं है, कंपनी लॉ में नहीं है आपके। कंपनी लॉ की बुक है किसी के पास? आई के बुक में देख इतनी देर बताओ कि ये सेक्शन 247 है या नहीं है उसमें। एनी हो जी, हमारी डिस्कशन चल रही है सेक्शन 247 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 जो डील करता है बेसिकली क्वालिफिकेशन ऑब्लिक डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर को। इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि जो कल की हमारी डिस्कशन थी उसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि ऑडिट कर कौन सकता है और ऑडिट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि जो आई कैप के मेंबर्स हैं वो किन किन कंपनीज का ऑडिट कर सकते हैं और जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं जो ICMAP के मेंबर्स होते हैं वो किन किन कंपनीज का ऑडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस को देखा था जिसमें हमने कहा था कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं और जो आपके ऑफिसर्स होते हैं वो कंपनी के ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट नहीं हो सकते, और अगर वो पास्ट में पिछले 3 साल में भी ऑडिटर किसी पोजीशन पर रह चुके हैं तो फिर भी वो अपॉइंटमेंट के तौर पे नहीं आ सकते। फिर हमने देखा कि जो कंपनी के जो इंडेटनेस होती है, यानी आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो उस केस में आप उसके ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। उसमें 2 एक्सेप्शंस थी। एक एक्सेप्शन थी जो आपके बेसिकली क्रेडिट कार्ड के लिमिट से रिलेटेड थी और दूसरा यूटिलिटी बिल्स के रिलेटिंग थी। 10 मिलियन नहीं है, 1 मिलियन है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जो बिजनेस रिलेशनशिप्स होते हैं, अगर किसी क्लाइंट का किसी ऑडिट फर्म के साथ या ऑडिट फर्म के किसी पार्टनर के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो जो अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस हो, तो फिर जो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस था इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हुई कि व्हाट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर हमने ये डिस्कस किया कि दोनों के लिए ऑर्डिनरी कोर्स होना जरूरी है, क्लाइंट के लिए भी और ऑडिटर के लिए भी। उसमें हमने काफ़ी डिटेल एग्जांपल्स देखी। फिर इस तरह से हमने ये देखा कि जब गारंटीज दी जाती हैं या सिक्योरिटीज दी जाती हैं इन कनेक्शन विद द लोन ऑफ द थर्ड पार्टीज, तो वो उस केस में भी आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती अनलेस वो गारंटीज देना, वो सिक्योरिटीज देना दोनों कंपनीज के ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ द बिजनेस हो। फिर इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर जो बिडिंग की जाती है तो उसमें किस तरीके से लेके चला जाता है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपका किसी क्लाइंट के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, आपके किसी पार्टनर का किसी क्लाइंट के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, तो उस बिजनेस रिलेशनशिप अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट की है तो फिर उस केस में भी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के हमने क्या बात की, पेपर रिम बेच दें, आप दरवाजे बेचना शुरू कर दें, गोलियां टाफियां बेचना शुरू कर दें, अब ये काम फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के होते हैं, तो वो भी आपकी क्या बन जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन बन जाती है। फिर आज जो अभी हमने पढ़ना है इसमें हमारे पास जी आज जो हमने पढ़ना है इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देखिए थोड़ा सा ना लाइट नजर आ रहा होगा लेकिन मेरा ख्याल है आप उसमें कैमरे में नजर आ रहा है ये, तो मेरा ख्याल है आने देते हैं, जहां पे ना समझ आए तो आप अपने पास बुक ओपन कर लें। कहते हैं जी ए पर्सन
who has been convicted by a court of an offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction. अगर किसी के ऊपर फ्रॉड का केस चल रहा है, उसमें वो कन्विक्टेड है, उसके अंदर उसको साबित हो गया है कि इसने फ्रॉड किया है, तो जिस दिन उसने फ्रॉड किया उस दिन से अगले 10 साल वो किसी क्लाइंट का भी ऑडिट नहीं कर सकता। ये बात समझ आएगी आपको? ये तो इसमें कोई बात करने की जरूरत नहीं है। फिर आ गया बॉडी कॉर्पोरेट। ये समझने वाली बात है कि बॉडी कॉर्पोरेट क्यों ऑडिट नहीं कर सकती। बॉडी कॉर्पोरेट्स क्या होती हैं? कंपनीज होती हैं। और कंपनीज की लायबिलिटी क्या होती है? अब बॉडी कॉर्पोरेट क्यों ऑडिट नहीं कर सकती? क्योंकि अगर ऑडिटर अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड कर लेगा, जारी बात है, अगर मैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू काम कर रहा हूं तो जो ऑडिट फर्म है उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके शेयर कैपिटल तक होगी। फिर अब फॉर एग्जाम्पल किसी ऑडिटर ने 10,000 रुपये का जो है वो शेयर कैपिटल अपना रजिस्टर्ड कराया हुआ है और कुछ रिटेन अर्निंग और अनअप्रोप्रिएटेड रिजर्व्स मिला के कोई 1 मिलियन के उसके ये हैं, तो 1 ये इसकी जो है वो क्या बनती है? टोटल इक्विटी बनती है। तो क्या इस हद तक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑडिटर? अगर बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगी तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिटेड। लेकिन जो पाकिस्तान में ऑडिट फर्म काम करती हैं वो पार्टनरशिप के फॉर्म में काम करती हैं। किस रोल में काम करती हैं? पार्टनरशिप में। और पार्टनरशिप में भी 2 तरह की होती हैं, एक LLPs होती हैं और एक नॉर्मल आपकी होती हैं। तो यहाँ पे LLPs भी आप नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिटेड। तो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो भी किसके डेफिनेशन में आ जाएंगी? बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी कॉर्पोरेट की जहां पे भी कंडीशन आएगी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट कोई कंपनी ऑडिटर के तौर पर पॉइंट नहीं हो सकती। आप बेसिकली मैं इसमें आपको बताऊं, नॉर्मली जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कुछ लोग ऑडिट फर्म्स को रजिस्टर्ड कराते हैं, कुछ लोग अपनी कंपनियां बना के वो ICAP के साथ कंसल्टेंट के रोल में रजिस्टर्ड करा लेते हैं। अब जो कंपनीज की फॉर्म में आया हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑडिट करना ही नहीं है, अगर मैंने ऑडिट करना है तो मैंने फिर अपनी पार्टनरशिप बनानी है और ऑडिट फर्म को मैंने रजिस्टर कराना है। अगर मैंने ऑडिट करनी नहीं है तो फिर मुझे क्या जरूरत है पार्टनरशिप बनाने की और उसको रजिस्टर कराने की? मैं क्या करूंगा? मैं एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बना लूंगा और उस कंपनी को ICAP के साथ क्या कर लूंगा? रजिस्टर्ड। अब ICAP के साथ मैं रजिस्टर्ड तो हो गया हूं, अब मैं कंसल्टेंट के रोल में किसी क्लाइंट का भी काम कर सकता हूं एक्सेप्ट ऑडिट। एक्सेप्ट ऑडिट मैं किसी किस्म का भी काम कर सकता हूं। यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट की शक्ल में हम ICAP के साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट की शक्ल में हम ICAP के साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट परफॉर्म द ऑडिट। क्यों? ऑडिट परफॉर्म करना है तो लायबिलिटी आपकी क्या है? अनलिमिटेड। देखो ना, मैं अगर किसी कंपनी को खुद फ्रॉड करवाता हूं, मैं उसको हेल्प आउट करता हूं फ्रॉड करने के अंदर, तो क्या मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे शेयर कैपिटल तक है? नहीं भाई, आपने उसको हेल्प आउट किया है तो आपकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। अगर आप कसूरवार हैं तो। अगर आप नॉर्मली ऑडिटर अपने आप को कसूरवार नहीं कंसीडर करता क्योंकि गुड फेथ में काम किया जाता है। अगर आप फ्रॉड करने की नीयत से काम कर रहे थे फिर तो इसलिए कहा जाता है कि जो बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं ये ऑडिट नहीं कर सकती। बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकती। ये बात समझ आ गई आपको? किसी का कोई इतराज? कहते जी ये हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे ऑलरेडी कल। ए पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल to act as auditor under the code of ethics as adopted by the ICAP और ICMAP। देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि बिजनेस जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है उसमें ये होता है कि हम बुक कीपिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं सेम उसी क्लाइंट को बुक कीपिंग की सर्विसेज भी दे रहा हूं और उसी का ऑडिट भी कर रहा हूं तो कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। इन जनरल में बात कर रहा हूं, इसके आगे डिटेल काफी ज्यादा है, उसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके काफी सारे कंडीशन और क्राइटेरियाज हैं। लेकिन आपके लेवल के लिए ये समझने की बात जरूरी है कि अगर किसी क्लाइंट की आप बुक्स को भी मेंटेन कर रहे हैं तो उसका ऑडिट आप नहीं कर सकते। तो जब उसका ऑडिट नहीं कर सकते तो ऑडिट क्या है? कोड ऑफ एथिक्स की वजह से आपके के ऊपर क्या लग गई? रिस्ट्रिक्शन। अब वो लगी किसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन है? कोड ऑफ एथिक्स की वजह से। लेकिन लॉ कहता है कि अगर कोड की वजह से इनएलिजिबल है तो लॉ के अंदर भी क्या आप इनएलिजिबल है। यानी अगर कोड ऑफ एथिक्स की वजह से आप इनएलिजिबल होगे तो लॉ की वजह से भी आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। ये एक बात हमने कल डिस्कस की थी वैसे, जो ऊपर वाले एग्जांपल थे उसके साथ, इसलिए दोबारा इसके ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। आगे इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात किस तरह से है, एक
कंपनी और उसकी एसोसिएटेड कंपनी। अब एसोसिएटेड कंपनी में मुराद क्या है कि इस कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, इस कंपनी की ज्वाइंट वेंचर, इस कंपनी की एसोसिएट, इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, इस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, ये सारी क्या बन जाएंगी? एसोसिएटेड कंपनी बन जाएंगी। ये सारी क्या बन जाएंगी? एसोसिएटेड कंपनी बन जाएंगी। फिर इसमें और क्या आ सकता है? कॉमन डायरेक्टरशिप। ये जो आपका कंपनीज एक्ट में इसकी डेफिनेशन मौजूद है। अगर कहा जाता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस कंपनी के ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट होना चाह रहे हैं, इफ यू हैव रिसीव्ड द ऑफर टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ दिस ए कंपनी, इस ए कंपनी के आप ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट होना चाह रहे हैं, तो इस केस में आपके जो पर्सन है, पर्सन से मुराद क्या कौन है? ऑडिटर। उस पर्सन की स्पाउस, इस पर्सन के, इन दोनों के माइनर चिल्ड्रन, या फर्म, या फर्म का कोई पार्टनर। ये बात बड़ी गौर से समझने वाली है। कहते हैं अगर किसी कंपनी की ऑडिट किसी फर्म को ऑफर रिसीव हो करने के लिए, तो उस केस में जिस बंदे को ऑफर रिसीव हुई है वो, उसके स्पाउस, उसके माइनर चिल्ड्रन, या फर्म का कोई भी पार्टनर, यानी यहां पर्सन में कोई पार्टनर भी हो सकता है। फॉर अगर फर्म के 5 पार्टनर्स हैं, अगर फर्म के 5 पार्टनर्स हैं, तो इन 5 पार्टनर्स की 5 स्पाउसेस, या अगर किसी के एक से ज्यादा हैं तो फिर सारी स्पाउसेस। समझ आ गई बात की? अगर ये कंसीडर किया जाए कि ये 5 सारे मेल हैं, तो यहां पे कितनी मैक्सिमम लिमिट आ सकती है? 20 की। आगे इनके जो माइनर चिल्ड्रन हैं 18 साल से कम उम्र, अगर इनके पास इस कंपनी का कोई शेयर है, अगर इन लोगों के पास इस कंपनी का कोई शेयर है, या इसकी किसी एसोसिएटेड कंपनी का शेयर है, जिसमें होल्डिंग कंपनी आती है इस कंपनी की, इस होल्डिंग की सब्सिडियरी कंपनी, इस कंपनी की अपनी सब्सिडियरी कंपनी, इस कंपनी के अपने ज्वाइंट वेंचर, इस कंपनी के एसोसिएटेड कंपनीज, इस कंपनी के किसी और कंपनी के साथ ताल्लुक बेस्ड ऑन द कॉमन डायरेक्टरशिप, तो कहता है अगर आपका इनमें से किसी के पास भी कोई शेयर है, यानी कि इन लोगों के पास इनमें से किसी का भी कोई शेयर मौजूद है, तो दे आर इनएलिजिबल टू बी एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। दे आर अनएलिजिबल टू बी एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये बात समझ आई आपको? ये बात समझ आई या नहीं आई? आगे अच्छा, अब कहा जाता है कि अगर आप जिस दिन अपॉइंटमेंट हुई है, यानी इसकी वर्डिंग लाइन को एज इट इज पढ़ लेते हैं तो आप जल्दी से बात समझ आ जाएगी। ए पर्सन आर हिज स्पाउस आर माइनर चिल्ड्रन आर इन केस ऑफ फर्म all partner of such firm who hold any share of an audited client or any of its associated companies। तो अगर ये कंडीशन आपकी हो जाए तो आप क्या हो जाते हैं? इनएलिजिबल टू बी एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात कहते हैं प्रोवाइडेड दैट इफ सच अ पर्सन होल्ड शेयर प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर, यानी कि मैंने एक तो बात ही ना, मुझे क्लाइंट ने ऑफर किया कि आप ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट हो जाएं, मैं उसी दिन स्टॉक एक्सचेंज पे गया, मैंने इसके शेयर बाय कर लिए। कहता है ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना। कहता है अगर आपके पास किसी क्लाइंट के शेयर पहले से मौजूद थे और अब आपको एक ऑफर रिसीव हो गई है, तो फिर उस केस में आपको 90 डेज का टाइम देता है कि आप 90 डेज के अंदर अंदर उसको क्या कर दें? डिस्पोज ऑफ कर दें। और जो मैनेजमेंट है जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं, उनको आप इन्फॉर्म कर दें कि हमारे पास इस कंपनी के शेयर मौजूद हैं, जिसको हम 90 डेज के अंदर अंदर क्या कर देंगे? डिस्पोज ऑफ कर देंगे। प्रोवाइडेड दैट इज सच पर्सन, जो सच पर्सन से मुराद क्या है? जे के अंदर जो आपकी टर्म्स के अंदर आ रहे हैं, होल्ड शेयर प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर वेदर एज एन इंडिविजुअल और पार्टनर इन अ फर्म, द फैक्ट शैल बी डिस्क्लोज ऑन हिज अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर एंड सच पर्सन शैल disinvest such shares within 90 days of such appointment। 90 days of appointment के अंदर अंदर आपने क्या करना है? उस कंपनी के शेयर्स को सेल करना है। अब पेपर में किस तरह से सवाल आता है? पेपर में सवाल इस तरह से आते हैं कि आपको
एक पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा कि एक कंपनी है, उस कंपनी की आपको ऑफर आई है, उसका शेयर कैपिटल आपको बता देंगे, उसके साथ उसकी कुछ एसोसिएटेड कंपनीज की, यानी कि अभी आपको ये नहीं बताएंगे कि ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं, उसका क्राइटेरिया आपको दे देंगे। फॉर एग्जांपल इस कंपनी के उसके पास इतने शेयर हैं, इस कंपनी का उसके पास कॉमन डायरेक्टरशिप है, इस कंपनी का उसके साथ ये तल्लक है, वो तल्लक है, वो आपको एक कम्प्लेक्स सिनेरियो बना के दे देंगे। आपने उस कम्प्लेक्स सिनेरियो को समझना है और समझ के, बेटा नींद आ रही है आपको, कम्प्लेक्स सिनेरियो को समझ के आपने फिर प्रोविजन ऑफ लॉ को देखना है कि मेरा जो केस है ये किस प्रोविजन ऑफ लॉ के अंदर जाके फॉल करता है। जहां पे ये केस फॉल करता है वहां पे जाके मैंने इसको आंसर करना है। अब फॉर एग्जांपल, अब ये एसोसिएटेड कंपनीज की डेफिनेशन क्या होती है? जिनके पास 20% या उससे ज्यादा के क्या शेयर हों। अगर किसी के पास लेस देन 20% शेयर है तो ये एसोसिएटेड कंपनी नहीं है। अब सब्सिडरी के लिए क्या है? 50% लॉ के अंदर है। अब ज्वाइंट वेंचर के लिए क्या है? 20%। कॉमन डायरेक्टरशिप की बेस के ऊपर कुछ हो सकती है, वो आपके एक जो जिसमें कोई थ्रेश होल्ड नहीं होता, बल्कि एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर ये आपके जो है वो एसोसिएटेड कंपनी बनती है। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, एज पर IFRS जो कॉमन डायरेक्टरशिप होती हैं, इसकी वजह से रिलेटेड पार्टीज भी नहीं होती। अगर दो कंपनी सिर्फ इस वजह से आपस में रिलेटेड पार्टी आप बनाना चाहते हैं कि इनमें कॉमन डायरेक्टरशिप है, तो ऐसी बात नहीं है। ये बात पता नहीं अभी बताने वाली थी या नहीं थी, नहीं कह रहा नहीं, मैंने आपको बता दी है कि अगर लॉ कहता है कि कॉमन डायरेक्टरशिप की बेस पे आपकी क्या बन जाती है? एसोसिएटेड कंपनी बन जाती है। लेकिन IFRS इसको क्या कहते हैं? नेगेट। IFRS कहते हैं कि अगर सिर्फ मेयरली आपकी कॉमन डायरेक्टरशिप है तो वो दो कंपनियां सिर्फ कॉमन डायरेक्टरशिप की बेस के ऊपर आपस में रिलेटेड पार्टी भी नहीं है, तो एसोसिएटेड कंपनी तो दूर की बात है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए और कंपनी बी, मिस्टर एक्स इधर भी डायरेक्टर है, मिस्टर एक्स इधर भी डायरेक्टर है, सिर्फ डायरेक्टर है, तो ये दो कंपनियां आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है। ये कौन कहता है? IFRS कहते हैं, IAS 24 कहता है। लेकिन एज पर लॉ ये दोनों रिलेटेड पार्टीज हैं, दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं। ये बात समझ आ गई आपको या नहीं आई? क्लियर है जी? अच्छा, आगे चलें जी। जी जी बिल्कुल, जाहिर बात तो सबके लिए ना। अगर अब जो इसी के साथ एक लिंक्ड अगली बात है, हमने बात क्या की? कंपनी या जिस कंपनी की आपको ऑफर रिसीव हुई है फॉर ऑडिट, या उसकी एसोसिएटेड कंपनी की आप शेयर होल्ड नहीं कर सकते, ये बात हमने की। अब अगली जो हमारी प्रोविजन ऑफ लॉ है वो क्या है? वो कहता है कि अगर आप किसी कंपनी के ऑडिट करने के लिए डिसक्वालिफाइड हो गए ड्यू टू एनी रीजन, फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी ए का ऑडिट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं कंपनी का ऑफिसर हूं, या मैं पिछले 3 साल के अंदर कंपनी का एम्प्लॉय रह चुका हूं, पिछले 3 साल में कंपनी का डायरेक्टर रह चुका हूं, पिछले 3 साल में कंपनी का ऑफिसर रह चुका हूं, या मैंने कोई लोन लिया हुआ है, या मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, उस वजह से मैं किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो अब इस इनएलिजिबिलिटी का इंपैक्ट मेरा कहां कहां पे जाएगा? यानी कि अगर मैं इस कंपनी ए के लिए इनएलिजिबल हूं तो मैं फिर इस ग्रुप की और किस किस कंपनी के लिए इनएलिजिबल हूंगा? अगर कंपनी ए के लिए इनएलिजिबल हूं तो फिर कंपनी ए की सब्सिडरी कंपनी के लिए भी इनएलिजिबल हूं। अगर कंपनी ए के लिए इनएलिजिबल हूं तो कंपनी ए की होल्डिंग के लिए भी इनएलिजिबल हूं टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी ए का ऑडिट नहीं कर सकता तो कंपनी ए की होल्डिंग की सब्सिडरी का भी ऑडिट नहीं कर सकता। अब यहां पे देखें, ये दो डिफरेंट प्रोविजन ऑफ लॉ है। पहली प्रोविजन ऑफ लॉ क्या है? शेयर्स के बारे में, कि अगर आप किसी भी ग्रुप के स्ट्रक्चर में किसी कंपनी का भी शेयर होल्ड करते हैं तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। अब हम ये बात कर रहे हैं कि अब अगर मैं लॉ की किसी प्रोविजन की वजह से किसी एक कंपनी का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता तो फिर मैं उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का भी ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता, उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी का भी ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता, उस कंपनी की होल्डिंग की सब्सिडरी का भी ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी ए का जो है डायरेक्टर रह चुका हूं पिछले 3 साल में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनने वाली है। इस एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। मिस्टर एक्स was director of company A in past 3 years। मिस्टर एक्स कंपनी ए का डायरेक्टर रह चुका है पिछले 3 साल के अंदर। ठीक है जी।
अब इस केस में मिस्टर ए जो है वो किस किस का ऑडिट नहीं कर सकता इस ग्रुप के अंदर? कंपनी ए का ऑडिट नहीं कर सकता, होल्डिंग का नहीं कर सकता, इस कंपनी की होल्डिंग की सब्सिडी का नहीं कर सकता, इस कंपनी की अपनी सब्सिडी का नहीं कर सकता, लेकिन ज्वाइंट वेंचर का कर सकता है, एसोसिएटेड कंपनी का कर सकता है, कॉमन डायरेक्टरशिप की बेस पे कर सकता है। ये बात समझ आई आपको? नहीं, वो तो अगर किसी जिस कंपनी का ऑडिट करना चाह रहा हो अगर उसका डायरेक्टर आज भी मौजूद है फिर तो नहीं कर सकता, या उस कंपनी में पिछले 3 साल में डायरेक्टर रह चुका तो फिर उसका भी नहीं कर सकता। वो तो एक एडिशनल नई एग्जांपल है ना। तो देखें, आप जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं ना उसमें आपने पहले तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया चेक करना है, वो जितनी भी रिक्वायरमेंट मौजूद है, डायरेक्टरशिप वाली, ऑफिसर वाली, स्पाउस ऑफ द डायरेक्टर्स वाली, एम्प्लॉय ऑफ द डायरेक्टर वाली, वो जितनी आपने रिक्वायरमेंट है सारी चेक करनी है। अगर उसमें इनएलिजिबल है तो वैसे ही इनएलिजिबल है। अब हम यहां पे बात क्या कर रहे हैं कि किसी एक कंपनी के लिए इनएलिजिबल है तो उस पूरे ग्रुप के अंदर हमारा क्या इंपैक्ट आएगा? अगर हम किसी एक कंपनी के, अब वही बात है ना कि लॉ की हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी, लॉ की रिक्वायरमेंट में हम किसी एक लॉ की रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल कंपनी ए ने लोन लिया हुआ है, अब चलो एक और एग्जांपल ले लो, कंपनी ए ने क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है, सॉरी कंपनी ए को छोड़ो, मिस्टर जो एक्स है, एक ऑडिटर ले लो, मिस्टर वाई ने लोन लिया हुआ है कंपनी ए से। मिस्टर वाई ने क्या लिया हुआ है? लोन। किससे? कंपनी ए से। अब मिस्टर वाई का लोन लेने की वजह से कंपनी ए का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। अब बताएं कि मिस्टर वाई इस पूरे ग्रुप में किस किस का ऑडिटर पॉइंट हो सकता है, किस किस का नहीं हो सकता? मिस्टर वाई इस होल्डिंग का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। किस होल्डिंग का? इस कंपनी ए की होल्डिंग का, यानी जिससे मैंने लोन लिया हुआ है उस लोन लेने वाली कंपनी की पेरेंट कंपनी, उसकी पेरेंट की सब्सिडरी कंपनी, या जिस कंपनी से लोन लिया हुआ है उसकी सब्सिडरी कंपनी में इनका ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन मैं उसकी ज्वाइंट वेंचर का हो सकता हूं, एसोसिएटेड का हो सकता हूं, और कॉमन डायरेक्टरशिप के बेस के ऊपर उसका ऑडिटर पॉइंट मैं हो सकता हूं। ये बात समझ आइए आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ लॉ है, शदीद इंपॉर्टेंट है। अगर ये पेपर में जो सिनेरियोस टेस्ट होते हैं यहां से मैक्सिमम आपकी बातें कवर होंगी। ए पर्सन विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, बात ध्यान से समझ आई आपको? ए पर्सन will not be qualified for appointment as auditor of a company if he is due to the above mentioned disqualification is disqualified for appointment as auditor of any other company which is that company's subsidiary company, holding company or subsidiary of that holding company। यानी कि आपको सिनेरियो, अब केस, अब वैसे लाइन पढ़ने से शायद ये बात समझ ना आए, लेकिन जब तक आप इसको एग्जाम्पलीफाई नहीं करेंगे, जब तक आप इसको अपने रियल टाइम सिनेरियो में नहीं लेके जाएंगे, आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। यानी कि अगर किसी एक कंपनी, फिर रिपीट करता हूं, किसी भी कंपनी के आप इनएलिजिबल हो गए, किसी भी कंपनी के आप ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकते, तो ये बात आप याद रखनी है। फिर मैं उसकी होल्डिंग कंपनी का भी ऑडिटर नहीं हो सकता, फिर मैं उसकी सब्सिडरी का भी नहीं हो सकता, और होल्डिंग की सब्सिडरी का भी ऑडिटर नहीं हो सकता, पेरेंट का भी नहीं हो सकता। वाइस वर्सा है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं होल्डिंग कंपनी थी एक, मिस्टर वाई ने लोन लिया हुआ होल्डिंग कंपनी से, होल्डिंग कंपनी का नाम है XYZ से क्या लिया हुआ है? मिस्टर वाई ने लोन लिया हुआ है। तो मिस्टर वाई कंपनी ए का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता, मिस्टर वाई होल्डिंग की सब्सिडी का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता, मिस्टर वाई होल्डिंग की आगे इस कंपनी की जो फर्दर अपनी सब्सिडरी है उसका नहीं पॉइंट हो सकता, लेकिन इसका हो सकता है, इसका हो सकता है। देखे ना, इस केस में मैंने, मुझे ऑफर कहां से मिली है? अब इसमें थोड़ा एग्जांपल कर लेते हैं, ये एग्जांपल थोड़ी बना लेते हैं जी। क्या चीज? नहीं, तो दोबारा आप बेच दिए, फिर आप दोबारा लेते हो, दोबारा कंपनी के शेयर होल्डर तो मौजूद है ना, ऐसे तो नहीं यार। अगर आप ऑडिटर उसके नहीं है रहे, आपका ऑडिट खत्म हो गया, उन्होंने आपसे ऑडिट ले लिया, फिर आप ले लें शेयर्स। नहीं बात समझ आई? अगर मेरी रीअपॉइंटमेंट हो रही है तो फिर मैं तो शेयर नहीं लूंगा ना, अगर मेरी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो रही तो फिर मैं शेयर्स नहीं लूंगा। ये देखिए जरा दोबारा, उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, जिस कंपनी के आप ऑडिटर पॉइंट होना चाह रहे थे, उसकी अपनी सब्सिडरी कंपनी, उस कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ दैट होल्डिंग। ठीक है जी। अब यहां पे एग्जांपल ले लें जरा।
कंपनी ए, इसकी सब्सिडरी है कंपनी बी। अच्छा, फिर उसके बाद होल्डिंग कंपनी कंपनी, इसकी फिर एक पेरेंट कंपनी है जो है कंपनी बी, जो इसकी होल्डिंग है, और इस होल्डिंग की एक कंपनी सब्सिडरी है जिसका नाम है कंपनी सी, ये इसकी सब्सिडरी है। ये ग्रुप स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अब लॉ की प्रिंट पढ़े, कौन कौन बच्चा पढ़ेगा जी, जरा ऊंची आवाज में, कोई भी पढ़ ले, लॉ की प्रिंट जी पढ़े, चलिए बोल आप ही बोल कोई बात नहीं। Not be qualified for appointment as auditor of the company if he is due to the above mentioned disqualifications, is disqualified for appointment as auditor of any other company which is that company's subsidiary। बस अभी यहां पे सबर करें, which is that company subsidiary। फॉर एग्जांपल आपको कंपनी बी की तरफ से ऑफर रिसीव हुई, मिस्टर वाई, मिस्टर वाई कंपनी बी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, मिस्टर वाई कंपनी बी का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। अब इस केस में बताएं किस किस का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता जी, सारे पढ़ेंगे जरा इस लॉ रिक्वायरमेंट को। इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, इस कंपनी की होल्डिंग है ही कौन नहीं, तो होल्डिंग की सब्सिडरी वाली बात खत्म हो गई। तो इस केस में क्या होगा, इस कंपनी की सब्सिडरी कौन है, ये और ये, इसका नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता, तो क्या इसका हो सकता है, लॉ के अंदर तो मुताबिक ही हो सकता है। देखें ना उसने वर्ड क्या लिखा हुआ है, इस कंपनी की, लेकिन जो लॉ की वर्डिंग है वो देखो क्या है, लॉ की वर्डिंग क्या है, कंपनी सब्सिडरी आर होल्डिंग कंपनी आर सब्सिडरी ऑफ डेट होल्डिंग कंपनी। अब यहां पे क्या देखो, मैं कंपनी बी का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता, कंपनी बी क्या है, कंपनी बी एक कंपनी है, मैं इसका ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता, इसकी होल्डिंग कंपनी है कोई अपनी, इसकी तो कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, तो होल्डिंग कंपनी वाली बात होगी खत्म। इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, उसका ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। और तीसरी ऑप्शन क्या है इसकी जी, अगर हम एक ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकते तो फिर हम इसके भी नहीं हो सकते, इसके भी नहीं हो सकते और इसके भी नहीं हो सकते, ठीक है। ये बात इस तरीके से है, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में पता नहीं वो सिनेरियो बने या ना बने, लेकिन आप इसको सिंपल रखिएगा, ये लेवल 3 से ऊपर चला गया काम। तो आप इसको सिंपल रखें कि अगर हम किसी कंपनी के ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकते, उसकी हम पेरेंट कंपनी के भी ऑडिटर नहीं हो सकते, उसकी सब्सिडरी के नहीं हो सकते, उसकी पेरेंट की सब्सिडरी के भी नहीं हो सकते, तो सब सब्सिडरी जो है उसके हो सकते हैं। एनीवे आगे चलें, अब इसका सिनेरियो देखते हैं, सिनेरियो में 2-3 क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। If after his appointment an auditor becomes subject to any of the disqualification due to any reason mentioned above, he will deem to be vacated his office as auditor with effect from the date of disqualification। तो जिस दिन आपकी डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हुई उस दिन से ऑनवर्ड आप ऑडिटर कंसीडर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर बाद में पता चलता है 2 महीने के बाद कि आप डिस्क्वालिफाइड थे, तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन 2 महीने पहले की है, जिस दिन पे आइडेंटिफाई हो वो दिन नहीं, जिस दिन पे इफेक्टिव डेट है, जिस दिन के ऊपर वो प्रॉब्लम मौजूद थी उस दिन से आप डिस्क्वालिफाइड है। लेवल 2 की पेनल्टी लगती है। और द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी ऑफ अनक्वालिफाइड पर्सन, अगर किसी अनक्वालिफाइड बंदे को आपने सिलेक्ट कर लिया था तो वो नल एंड वाइड होती है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता कि आपने जो है वो क्या कहते हैं, आपकी वैलिड अपॉइंटमेंट ही नहीं थी। ये तो ये बात की ना, जिस दिन को बेटा जिस दिन को उसकी प्रॉब्लम राइज हुई ना, उस दिन से ऑनवर्ड वो क्या है, डिस्क्वालिफाइड है। अपॉइंटमेंट बेशक हो जाए, अब आपने जो अपॉइंटमेंट की थी वो क्या थी, किसी गलत बंदे की अपॉइंटमेंट कर ली थी, तो वो उसकी अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगी, नल एंड वाइड हो जाएगी। अच्छा एनीवे जी, आप जरा इसके ऊपर आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चंस को हम डील करते हैं, टाइम अभी हमारे पास है। अच्छा जी, अभी ये मैंने कोई सोल्यूशन नहीं बताना, सोल्यूशन आप लोगों ने खुद बनाने हैं, ठीक है जी। Comment on each of the following independent situation with reference to applicable rules and regulation. Zaman is a partner in a firm of chartered accountants and hold 5,000 share in Mardan Limited. His firm has received an offer for appointment as auditor of Khanewal Limited. ML and KL are subsidiary of Dera Khan Limited. तो यहाँ पे पहले ग्रुप स्ट्रक्चर बना लें, यहाँ पे ग्रुप स्ट्रक्चर बना लें। अच्छा जी, पहले क्या जी, डेरा खान लिमिटेड है, इसकी 2 सब्सिडरीज हैं, मर्दान लिमिटेड और खानेवाल
लिमिटेड। पेपर में आपने बेटा लेड पेंसिल के साथ इस तरह से ग्रुप स्ट्रक्चर लाजमी बनाना, वरना बात समझ नहीं आएगी। मुझे अभी तक नहीं समझ आती, जब तक स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको किसने समझ आएगी। अच्छा, अब क्या कहते हैं जी कि जमान जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जमान साहब, और इसके पास 5,000 शेयर हैं। किसके? जमान के पास 5,000 शेयर्स हैं मर्दान लिमिटेड के। ठीक है जी। His firm has received offer for appointment as director of खानेवाल लिमिटेड। अब खानेवाल लिमिटेड को उसने क्या किया जी, खानेवाल लिमिटेड ने इसको अप्रोच किया, कहा जी हमारे ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट हो जाए जी। अब ये मैंने क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है मैंने इसको यहां पे डिपिक्ट किया है। अब जरा आप इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले बताएं ये कौन सी रिक्वायरमेंट के अंडर कवर होगा। जो हमने पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले, इसमें कौन सा अप्लाई होगा जी, कौन सी बात हो रही है यहाँ पे? शेयर्स वाली बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शेयर वाली। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। अभी मैं कहां से नहीं बता रहा, मैं अभी आपको ड्राफ्टिंग स्किल्स बता रहा हूं साथ साथ। सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेप 1, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। यानी कि जब भी आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इस तरह की नेचर का, सबसे पहले आपने क्या लिखना है? रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ क्या है। स्टेप 2 के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है सिचुएशन इन क्वेश्चन। आपने जो आपको सिचुएशन दी गई है, जो यहां पे लिखा है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि ये काम हुआ है। स्टेप 3 के अंदर आपने लिंक करना है स्टेप 1 विद स्टेप 2, यानी कि आपने जो रिक्वायरमेंट है उसको सिचुएशन के साथ क्या करना है, स्टेप 3 में लिंक। और स्टेप 4 में आपने क्या करना है? डिसीजन। स्टेप 4 में क्या करना है? डिसीजन। स्टेप 5 में क्या करनी है? फर्दर एक्सप्लेनेशन। फर्दर एक्सप्लेनेशन से मुराद क्या है कि लॉ इसको किस तरीके से परमिट करता है, लॉ के अंदर क्या इसके ऊपर कोई एक्सेप्शन मौजूद है, लॉ इसको किस तरीके से लेके चलना चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस सिनेरियो की बात करें तो इस सिनेरियो में रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ क्या है जी, आप बताओ भाई। रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, ये मौजूदा सिनेरियो में रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ क्या है? बेशक देख के पढ़ लो। उसके या उसकी किसी एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स नहीं होने चाहिए। यानी जिस कंपनी से हमें ऑफर रिसीव हो रही है, इसकी एसोसिएटेड कंपनी के शेयर मेरे पास नहीं होने चाहिए। इसके एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स मेरे स्पाउस के पास नहीं होने चाहिए। इसके एसोसिएटेड कंपनी के शेयर मेरे माइनर चिल्ड्रन के पास नहीं होने चाहिए। इस कंपनी की एसोसिएटेड कंपनी के शेयर मेरे किसी पार्टनर के पास नहीं होने चाहिए। इस कंपनी के एसोसिएटेड कंपनी के शेयर मेरे किसी फर्म के पार्टनर के पास नहीं चाहिए, फर्म के पास भी नहीं होने चाहिए। अब इस केस में क्या हो रहा है? जमान को ऑडिट की ऑफर रिसीव हो रही है और जमान के पास इस ग्रुप के अंदर से क्या आ रहा है? जो इसकी एमएल है, जो इसकी एसोसिएटेड कंपनी है केएल की, उसके मेरे पास 5,000 शेयर्स हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ लिख लिया आपने कि व्हेन अ पर्सन हु रिसीव द ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी, ही शुड इवैल्यूएट वेदर ही इज होल्डिंग एनी शेयर ऑफ एनी कंपनी विद इन द ग्रुप स्ट्रक्चर ऑफ एज एसोसिएटेड कंपनी। अब स्टेप 2 में क्या आएगा? एक्सप्लेनेशन सिचुएशन इन द क्वेश्चन। तो हमारे सिचुएशन के अंदर जो केएल है और एमएल है, ये क्या है? आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हैं, क्योंकि एमएल जो है पेरेंट की सब्सिडियरी कंपनी है। तो वी आर द एसोसिएटेड कंपनीज। केएल और एमएल आपस में क्या एसोसिएटेड कंपनीज हैं, और केएल के जिसको ऑडिट की ऑफर रिसीव हुई है उसके पास एमएल के शेयर होने की वजह से ये क्या है? डिस्क्वालिफाइड है। ये क्या है? डिस्क्वालिफाइड है। अब फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर केएल का ऑडिटर जमान अपॉइंट होना चाहता है तो इसको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किसको? मैनेजमेंट को एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, और 90 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ये बात समझ आई आपको? देखिए पहले हमने क्या लिखा? सिनेरियो को बिल्डअप किया। उस सिनेरियो को बिल्डअप करने के बाद हमने ये 5 रिक्वायरमेंट्स के अंदर आंसर करना है। ये लीगल प्रोविजन का जो भी सवाल आएगा आपने इस तरीके से आंसर करना है। ये अपने पास लिख लें। अगर ये 5 रिक्वायरमेंट आप पूरी कर लेंगे, आई गारंटी यू कि आपके 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ये बेटा चाहे एक लाइन में आप लिख लो, चाहे 2 लाइन में लिख लो, आप सवाल की नंबर देखेंगे ना आप
5 नंबर का है तो फिर आपने 5 तक पूरे लिखने। 6 नंबर है, नॉर्मली ये दो ए और बी पार्ट में 10 नंबर का पेपर आ रहा होता है, तो 10 नंबर के लिए ज़्यादा नहीं है, ये मैक्सिमम आधे सफ़े पे आपकी सारी रिक्वायरमेंट आ जाती है। लेकिन एग्जामिनर को ये समझ आएगी कि यू हैव द आइडिया हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ताकि उसको पता है कि आपने पहले रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ लिखी है, फिर आपने सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, फिर आपने लिंक किया, फिर डिसीजन दिया, फिर फर्दर आपने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी है। तो अगर आप यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो 10 लाइनों के अंदर या 5 लाइनों में कवर हो जाएगा, तो 5 नंबर के लिए जस्टिफाइड है। ठीक है, सिंपल डिसीजन मेकिंग ऐसा नहीं है कि आप यस नो में कर दें कि हो सकता है या नहीं हो सकता। जब तक आपका आर्गूमेंट एग्जामिनर को नहीं समझ आएगा, वो आपके डिसीजन को एवेलुएट नहीं कर सकता। अगर एग्जामिनर को यह चीज समझ आ गई है कि आपको रिक्वायरमेंट का अच्छे तरीके से पता है, आपने ठीक एक्सप्लेनेशन दी है, फिर आपको जाके बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, आपको नुकसान होगा। इसमें बात समझ आइए आपको? क्लियर है जी? कोई मसला तो नहीं है यहां तक? कोई परेशानी? पक्की बात है? देख लें, सोच लें, अगले सिचुएशन पे आ जाएं। बेटा आपने ना थोड़ा एक्टिव होकर बैठना है। अब सिनेरियो टफ होते चले जाएंगे। ये मुश्किल था वैसे सिनेरियो, ये मुश्किल नहीं था। बिलाल एंड कंपनी, अब ये सिनेरियो आपने खुद करना है, मैंने कुछ नहीं कराना, ये आपने खुद करना। अगर ये सिनेरियो आप कर लेते हैं, ये मैक्सिमम जो डिफिकल्ट सिनेरियो ये वो है। बिलाल एंड कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ IJK लिमिटेड। अब ये सिनेरियो अपना बिल्डअप करना शुरू करें, पेपर निकालें, उसके ऊपर लिखना शुरू करें। इसकी जो ट्री डायग्राम है, मौलवी तरह रजिस्टर किधर है? मौलवी तरह रजिस्टर किधर है? निकालें जी। बिलाल एंड कंपनी है, इसको ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात हुई है, किसकी? IJK लिमिटेड की। यानी कि हमारे लिए कंसर्न कंपनी कौन सी है? नजर आ रहा है आप लोगों को इधर से उधर से? जी किसका? ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं हम? नहीं, अब एक लाइन में नहीं आंसर करना हमने। नहीं, आपको समझ आ गई, ये तो अच्छी बात है ना कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने से पढ़ते ही समझ आ जाती है, फिर तो ठीक है। बिलाल एंड को ऑडिट की ऑफर रिसीव हुई है IJK लिमिटेड से। बिलाल एंड को IJK से एक ऑफर रिसीव हुई है कि आप ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट हो जाएं। द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹990 million, whereas its ordinary share capital is 130 million। कंपनी का टोटल IJK का जो कैपिटल है, इसके दो पोर्शन है। इसमें 990 मिलियन का कैपिटल है, उसमें 130 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, और बाकी जो रिमेनिंग होंगे 990 में से 130 माइनस करें तो 860 मिलियन के प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। जारी पता, फिर अगर 130 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर हैं तो बाकी क्या होंगे? प्रेफरेंस शेयर्स। जो आप किसी कंपनी के ऊपर कंट्रोल देखना हो, आपने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देखना हो, तो उसके लिए कौन से शेयर कंसीडर होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर कंसीडर होते हैं। यानी कि हमारे लिए जो रेलिवेंट इन क्वेश्चन होगा वो कौन से होंगे? ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे। आगे कहता है फरियाल द वाइफ ऑफ पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी। अब बिलाल एंड कंपनी की जो बिलाल साहब हैं, इनकी जो वाइफ है उनका नाम क्या है जी? ये क्या है? स्पाउस है। फरियाल द वाइफ ऑफ अ पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी इज अ डायरेक्टर इन LMN लिमिटेड। फरियाल किसके अंदर डायरेक्टर है जी? LMN के अंदर डायरेक्टर है। LMN के अंदर क्या है? डायरेक्टर है। विच होल्ड्स, यानी कि किसकी बात हो रही है? LMN की बात हो रही है। LMN होल्ड्स 50 मिलियन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इन IJK लिमिटेड। अब ये LMN का जो IJK के साथ तल्लक है, LMN के पास जो ये ऑर्डिनरी शेयर है ये कितने हैं? 2 मिलियन के, और जो आपके प्रेफरेंस शेयर है वो कितने हैं? 50 मिलियन के। ये बात समझ आ रही है आपको? ये नहीं आ रही? हाँ, तो नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहा हूं ना। आगे क्या कहते हैं जी? फरियाल आल्सो होल्ड 10,000 शेयर इन LMN लिमिटेड। फरियाल के पास भी क्या है?
10,000 शेयर्स हैं किसके, LMN लिमिटेड के, डायरेक्टर भी है और 10,000 शेयर्स भी हैं। द पार वैल्यू ऑफ द बोथ टाइप ऑफ शेयर इज ₹10 ईच, यानी कि जो हमारे पास शेयर्स हैं वो कितने हैं, 13 मिलियन ये शेयर्स हैं और 86 मिलियन ये शेयर्स हैं। अब बताएं जी जरा इस सिचुएशन के अंदर लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है। पढ़ लें, एक दफा दोबारा पढ़ें, उस सिनेरियो को देखें, उसके बाद बताएं कि लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ जी, वो ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट होना चाहती है IGK का। ओहो बेटा, वही ऑडिट फर्म ही है। इकबाल जासर एंड को एक वर्ड होता है, ऑडिट फर्म ही होती है। आपने ये नहीं सोचना शुरू कर देना वहां पे बॉडी कॉर्पोरेट, उसने अनलेस अनटिल खुद लिखे कि बॉडी कॉर्पोरेट है या कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है। बिलाल एंड कंपनी को ऑडिट की ऑफर रिसीव हुई IGK लिमिटेड से। बिलाल एंड को की जो बेगम है फरियाल, वो डायरेक्टर है LMN के अंदर और फरियाल के पास 10 शेयर हैं LMN के। अब जो LMN है उसके पास 2 मिलियन शेयर हैं किसके, IGK के, और 50 मिलियन शेयर कौन से हैं, प्रेफरेंस शेयर के। अब इस सिचुएशन के अंदर ऑडिटर पॉइंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये बताना आपने। अब यहां पहले बताएं लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है। देखें बात क्या है, पार्टनर या पार्टनर की स्पाउस किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करे जो किसी कंपनी की एसोसिएटेड कंपनी हो, तो फिर उस केस में उस कंपनी के शेयर या उस कंपनी के एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स हो तो वो उसके ऑडिटर के तौर पर पॉइंट नहीं हो सकते। तो अब यहां पे आपने क्या डिसाइड करना है कि ये और ये आपस में एसोसिएटेड कंपनी है या नहीं है, ये पहले ये डिसाइड करना है ना। सिर्फ आप देखें आपके पास शेयर कितने हैं, 2 मिलियन, 2 को 13 पे डिवाइड करें कितना आता है आंसर, कितना करके चेक करें ना, 2/13 करें। 15%। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, 20% होना। तो ये 20% नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी ऑप्शन क्या देखी जा सकती, अगर फरियाल इधर भी डायरेक्टर है और फरियाल इधर भी डायरेक्टर है तो फिर नहीं हो सकती। अब इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर, ये मौजूदा सिचुएशन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है। वो ऑप्शन क्या है कि भाई ये जो LMN है और IJK हैं ये आपस में क्या ना हो, एसोसिएटेड कंपनीज ना हो। अगर एसोसिएटेड कंपनीज होती तो फिर उस केस में क्या था, फरियाल के पास किसी एसोसिएटेड कंपनी के क्या थे, शेयर्स थे। फरियाल के पास किसी एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स थे। यहां पे फिर हमने क्या डिसाइड किया कि 15% शेयर हैं तो ये एसोसिएटेड कंपनी आपकी नहीं है। तो जब आपकी एसोसिएटेड कंपनी नहीं है तो फिर जो एसोसिएटेड कंपनी के शेयर होल्डिंग वाली बात थी वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। इस वजह से यहां इस केस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन अगर हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, वो मॉडिफाई क्या करें कि जो बिलाल एंड कंपनी की स्पाउस फरियाल हैं वो इधर LMN में डायरेक्टर हैं एंड शी इज आल्सो डायरेक्टर इन IJK लिमिटेड, फिर क्या होगा, फिर एसोसिएटेड कंपनी बन जाएगी। और वैसे एक और बात भी है कि जिस कंपनी की तरफ से ऑफर आई है वो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उसकी स्पाउस क्या हो जाती है, वैसे इनएलिजिबल हो जाती है। तो यहां पे दो आपकी इनएलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया लगना था। पहला इनएलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या कि जो स्पाउस ऑफ द डायरेक्टर है, जिस कंपनी की ऑफर रिसीव हो रही है उस कंपनी के डायरेक्टर की स्पाउस उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल IJK लिमिटेड के अंदर अगर फरियाल डायरेक्टर हैं तो फरियाल किसकी स्पाउस है, बिलाल की, तो जो डायरेक्टर की स्पाउस है वो ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकते। एक ये ऑप्शन थी। दूसरी बात क्या थी कि IJK में भी वो डायरेक्टर हैं और LMN के अंदर भी डायरेक्टर हैं, दोनों आपस में क्या बन गई, एसोसिएटेड कंपनी बन गई। दोनों क्या बन गई, आपस में एसोसिएटेड कंपनी बन गई। अब अगर शेयर आप किसी एसोसिएटेड कंपनी के होल्ड करते हैं तो उस वजह से भी आप क्या होंगे, इनएलिजिबल टू बी एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी होंगे। तो यहां पे दो हो सकती हैं। एक सिनेरियो है, मौजूदा सिनेरियो में आप इसके ऑडिटर पॉइंट हो सकते हैं, देयर इज नो इशू। अगर यहां पे 15% की जगह पे अगर फॉर एग्जांपल ये 13 मिलियन यहां पे आ जाता 5 मिलियन, फिर ये एसोसिएटेड कंपनी बन जाती। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 30% बनते हैं शेयर, फिर क्या बन जाती है, एसोसिएटेड कंपनी। इस केस में क्या था, डिस्क्वालीफाइड था। प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से नहीं काउंट होता कुछ भी। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आपको, क्लियर है यहां तक कोई बात, कोई इशू जी, कोई अनाउंसमेंट करनी है? नहीं अभी तो बेसिकली चैप्टर 1 ही कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, वो मैं कम्युनिकेट कर दूंगा अभी, क्योंकि 2-3 दिन है ना, चैप्टर 1 ही होगा हमारा।
जी चैप्टर 1 इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 और 2 का कुछ पोर्शन होगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को। जी ओए, अभी एक कर लेते, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आगे चलें जी जरा। बेटा ये समझ आई है या नहीं आई? ये मैक्सिमम मुश्किल सिनेरियो था। एबीसी लिमिटेड कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है क्वेश्चन बैंक का। कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन। जी ये क्वेश्चन बैंक है ना आई कैप का, ये उसमें सवाल आता है। डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, वरना मैं भेज दूंगा, कोई इशू नहीं। कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। एबीसी लिमिटेड एंड डीईएफ लिमिटेड आर एसोसिएटेड कंपनीज। उसने खुद क्या बता दिया है कि एबीसी और डीईएफ के आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हैं ऑन अकाउंट ऑफ कॉमन डायरेक्टरशिप। Salman and company chartered accountants have received an offer for appointment as the auditor in ABC. ABC में auditor की offer receive हुई है सलमान कंपनी को। Salman, a partner in SSC, is the spouse of Naveen, who is an employee in the DEF. Scenario बना लेते हैं। बेटा मैं फिर वो बात करूंगा कि जब तक आप ये सिनेरियोस को अच्छे तरीके से समझ लेंगे नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करते कि हम कितने सवालात कर रहे हैं, मैटर ये करते हैं कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। आप पिछले 20 मिनट में मैंने सिर्फ एक सवाल कराया, यहाँ पे 2 ऑप्शंस थी, मैं आपको 2-3 सवाल गो थ्रू कराता और कहता ये इसका आंसर ये है, ये इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। उससे आपको क्वेश्चन ड्राफ्ट करना या क्वेश्चन को एवेलुएट करना नहीं आना था। लेकिन आपकी नजर में क्या होना था कि भाई सर ने 5 सवालात करा दिए हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसके ऊपर डिस्कशन कर ली जाए, थोड़े सवालात करके उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग ले ली जाए। मेरे टाइम का इशू नहीं होगा इंशाल्लाह में, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपको लगेगा थोड़ी कम हो रही है तो मसला नहीं है, आप अटेम्प्ट करें सवाल, आप इसे डिस्कस कर लें आगे, ठीक है जी। क्योंकि मैं अगर ये से 2-3 सवाल भी कराऊंगा तो अगर मैं इफेक्टिवली करा रहा हूं तो 2 सवाल हो रहे हैं, लेकिन उन 2 सवालों के साथ आप पूरे टॉपिक समझ रहे हैं। अच्छा क्या सवाल है जी? DEF और ABC ये दोनों आपस में क्या है? एसोसिएटेड कंपनीज हैं। अब सलमान एंड कंपनी सलमान कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनको ऑफर रिसीव हुई है कि आप ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट हो जाएं। जो इनके जो पार्टनर हैं, उनकी जो स्पाउस है नवीन, वो डीईएफ की क्या है? एम्प्लॉई है। ये लॉ में कोई रिक्वायरमेंट है जी इसके ऊपर? जिस कंपनी की तरफ से ऑफर रिसीव हो रही है उस कंपनी का क्या नहीं होना चाहिए? एम्प्लॉय। उस कंपनी का क्या नहीं होना चाहिए? डायरेक्टर। उस कंपनी का क्या नहीं होना चाहिए? ऑफिसर। अगर फॉर एग्जांपल ये नवीन इस कंपनी के जो है वो क्या होती? एम्प्लॉय होती, तो फिर क्या हो जाती है? डिस्क्वालीफाइड। इस केस में क्या है? क्वालिफाइड। लॉ पढ़ लें दफा, फिर भी लॉ खोलें जी, लॉ में देख लें जरा। A person who is at any time during the preceding 3 years was director, other officer or employee of the company. तो द कंपनी यहाँ पे क्या है? ABC। DEF हमारे लिए कंपनी नहीं है। A person who is a partner of or in employment of a director, officer or employee of the company, ये भी कंपनी के बारे में बात हो रही है। द स्पाउस ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी की स्पाउस यानी अगर ABC की बात होती तो फिर रेलिवेंट था। तो मेरा ख्याल है ये इस केस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि डीईएफ के अगर एम्प्लॉय है और वो दोनों आपस में स्टेटेड कंपनी है तो ये मेरे एबीसी के डिसीजन के ऊपर इंपैक्ट नहीं करेंगे। फिर क्यों नहीं हो सकती थी? शेयर थे, शेयर है मेरे पास कोई नहीं। अगर देखो ना, अगर हाँ अगर फिर नहीं, वो फिर इसके लिए तो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना मैं। मुझे इसकी ऑफर रिसीव नहीं हुई, मुझे ऑफर किसकी रिसीव हुई है? इसकी रिसीव हुई है। मैं इसके लिए एलिजिबल हूं तो मैं फिर इसके लिए भी एलिजिबल हूं। अगर मैं इसके लिए इनएलिजिबल हूं तो फिर मैं इसके लिए भी इनएलिजिबल हूं। वो आपको वाली बात के अंदर। तो इसका आंसर देख लेते हैं फिर भी एक दफा।
ये आराम से दे लेते, 2 मिनट ठहर जाओ। सर्च करने से नहीं आना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14 था आई थिंक सो। देखना, सलमान एंड कंपनी इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड बिकॉज नवीन is the employee of DEF which is an stated company and such employment has no relevance in context of appointment as auditor। तो बात सही होगी जी, क्लियर है ना। देखिए मेरा इस कंपनी की, अगर फॉर एग्जांपल ये नवीन इस कंपनी की एम्प्लॉय होती तो फिर बात समझ आती थी। अब नवीन किसकी एम्प्लॉय है? DEF की। DEF का इसके साथ कोई रेलिवेंस नहीं है, लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ। पहले 2 रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली थी जी। नहीं है, नहीं, अगर देखिए उसमें क्या है, लॉ में क्या लिखा हुआ है? A person who is at any time during the preceding 3 years was director, other officer or employee of the company. A person who is partner of or in employment of or director, officer or employee of the company. The spouse of director of the company। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। अगर यहाँ पे ABC की अगर एम्प्लॉय भी हैं तो फिर भी अपॉइंटमेंट का इशू नहीं होना था, क्योंकि अगर ABC की डायरेक्टर होती तो फिर प्रॉब्लम आ सकता था, क्योंकि लॉ में क्या लिखा हुआ है? द स्पाउस ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टर की स्पाउस पे इशू आता है, एम्प्लॉय की स्पाउस पे इशू नहीं आता। यानी कि यहां पे देखें ना, यहां पे 3 चीजें हैं, डायरेक्टर, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर आप खुद हैं तो फिर आप अपॉइंट नहीं हो सकते। लेकिन इसी की कंटिन्यूएशन में जो 3 है, सी है, ये सिर्फ डायरेक्टर के लिए है। यानी यहां से उसने डायरेक्टर की जो स्पाउस है उसको भी इनएलिजिबल कर दिया है। उसने आपके जो अदर ऑफिसर हैं या एम्प्लॉयज हैं, इसके स्पाउस इसको इनएलिजिबल नहीं किया। वेरी गुड जी, बिल्कुल सही है, इस तरह से। देखें ये बेनिफिट होता है, आपके लिए भी नया सवाल, मेरे लिए भी नया सवाल। आप लोगों ने सोचा ना, फिर उसके ऊपर गलती किसी से भी हो सकती है। बात समझ आ गई जी आपको? क्लियर है? तो बेटा ये आपका सवाल भी इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब आगे इसमें एक पार्ट 20 का डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन करेंगे आप खुद ही। पार्ट बी में जी, ऑल द पार्टनर्स ऑफ कॉशिफ एसोसिएट आर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या है जी? CMA है। द फर्म हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ निहाल प्राइवेट लिमिटेड। NPL has a paid up capital of rupees 500,000 and 30% of its shares are held by Sial Limited which is a public company। जी लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है? छोड़ दें इसको भी, ये पढ़ लिया आपने। लॉ की रिक्वायरमेंट बताएं क्या है? अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो तो फिर शेयर कैपिटल वाली बात इररेलेवेंट हो जाती है। आप उसके क्या हो जाते हैं? इनएलिजिबल टू बी एक्ट एज ऑडिटर हो जाते हैं, अनलेस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इस केस में शेयर कैपिटल 5 लाख है और 30% शेयर किस कौन होल्ड करती है? सियाल लिमिटेड। तो क्या 30% की बेस पर सब्सिडरी कंपनी बनती है? नहीं। तो जब 30% की बेसिस पे सब्सिडरी नहीं बनती तो ये पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है और शेयर कैपिटल भी 3 मिलियन से कम है, तो इस केस में अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं? हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है। क्यों हो सकती है? एक्सप्लेन करो। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन तो खत्म हो गई। फिर बात आती है क्या कि प्राइवेट कंपनी है? यस प्राइवेट कंपनी है। फिर तीसरी बात क्या आती है? शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 3 मिलियन से कम होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन पूरी होती हैं तो क्या हो सकता है? CMA जो होते हैं वो ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट हो सकते हैं। बाकी इसमें बेटा नीचे और भी क्वेश्चन हैं जिसमें मैं आपको लिखवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 लिख लीजिए अपने पास। क्वेश्चन नंबर 21 होम असाइनमेंट है, मेडिकल चेक करनी है आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 29, 21, 25, 29, क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 39 लिख लें दफ़ा। मैं ये सवाल बता रहा हूँ, ये जितने क्वेश्चन बैंक में मौजूद हैं इसमें से फिर देख लेते हैं होम असाइनमेंट कितनी क्वेश्चन करनी है। बस पता नहीं हम नीचे और हैं या नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है। कौन कौन से क्वेश्चन बोले हैं जी मैंने? 21, 25, 29, 31, 39। ये कितने सवाल हैं जी? 1, 2, 3, 4 और 5। आप इसमें से कोई से दो नहीं, आपने इसमें से 3 क्वेश्चंस करने हैं। आप कोई से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं जी इसमें से। एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 5 क्वेश्चन आपने होम असाइनमेंट के तौर पे करके लानी है और ये कल चेक होगी क्लास में इंशाल्लाह। जहाँ पे कोई मसला होगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर ये चीज़ हो जाती है तो चैप्टर 1 हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ले आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।